तो हेलो बच्चों, तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं हूं आपका साहिल भैया और आज की इस वीडियो में दोस्तों हम केमिस्ट्री क्लास 10th केमिस्ट्री के पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का जितना भी दोस्तों इंपॉर्टेंट नोट्स हो सकता है जो कि आपके एनसीईआरटी से बिल्कुल सिमिलर है, जो मैंने आपके लिए लेके आया हूं और आपको मैं पूरा आज क्लियर कर दूंगा। जो बहुत सारे बच्चे को प्रॉब्लम फेसेस करना पड़ रहा है एनसीईआरटी के टॉपिक्स को समझने में, तो वो सारा जितना भी टॉपिक्स है एनसीईआरटी में जो आपके एग्जामिनेशन में आने वाले हैं, जो भी बच्चे को प्रॉब्लम आ रहे थे, तो उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। ठीक है, बहुत ही कम टाइम में मैं सारा ये चैप्टर को कवर कर दूंगा और तुम तुरंत अभी कॉपी पेन निकाल करके लिखना चालू कर दो। ये पूरा एज ए नोट्स तुम लिख सकते हो। ठीक है, मैंने भी अपने टाइम में सेम नोट्स को फॉलो किया था इस चैप्टर से रिलेटेड, तो वही सेम टू सेम मैंने तुम्हें आज ला करके रखा है ताकि तुम जा करके बहुत अच्छे से इस चैप्टर का प्रिपरेशन कर सको। ठीक है, तो ये चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन है। इसमें से सबसे पहले इंपॉर्टेंट रहता है कि तुम्हारा बेसिक कैसा है। ठीक है, तो बेसिक के बारे में तो इस वीडियो में दोस्तों हम डिस्कशन नहीं कर रहे, क्योंकि बेसिक के लिए एक अलग से वीडियो तुम्हारे लिए लेके आएंगे। लेकिन एज ए फैमिली तुमको जितना पता होना चाहिए, ठीक है, वो सारा चीज मैं इस वीडियो में तुम्हें बताते जाऊंगा। तुम्हें ऐसा कहीं पे भी नहीं लगेगा कि तुम्हें बेसिक्स नहीं आता है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा देखो, पहले तुम ये जान लो कि केमिकल इक्वेशन जो चैप्टर है उसका एक ओवरव्यू ले लो। देखो ओवरव्यू, एज ए ओवरव्यू तुमको क्या समझना चाहिए। ठीक है, देखो क्या कह रहा है कि वी कैन ऑब्जर्व और रिकॉग्नाइज ए केमिकल रिएक्शन बाय एन ऑब्जर्विंग चेंज इन स्टेट, ठीक है, कलर, बाय एवोल्यूशन ऑफ गैस और बाय चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, तो इस चीज का तुम ध्यान रखना कि जो तुम जो देखते हो, ठीक है, केमिकल रिएक्शंस होते हुए, ठीक है, तो उसको जो ऑब्जर्व करते हो वो किस किस प्रकार में, किस किस फेजेस में तुम ऑब्जर्व करते हो। ठीक है, तो पहला तुम याद रखना चेंज इन स्टेट। ठीक है, चेंज इन स्टेट होते में तुम होते हुए देखते हो कि सॉलिड फेज से लिक्विड फेज में हो रहा है, कि लिक्विड से गैसेस में हो रहा है, कि गैसेस में से लिक्विड हो रहा है, कि लिक्विड से सॉलिड हो रहा है, मतलब जो भी हो रहा है फेजेस चेंज हो रहा है। ठीक है, तो स्टेट वही सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैसेस स्टेट, तो ये जो तुम्हारा तीनों स्टेट है, इसी से तुम्हारा सारा केमिकल रिएक्शन निर्भर करता है कि कौन से स्टेट में कौन सा तुम्हारा केमिकल रिएक्ट करके कौन सा चीज बनाया। ठीक है, तो देखो क्या कह रहा है, स्टेट पे निर्भर करता है, फिर उसके बाद तुम्हारा कलर पे निर्भर करता है। ठीक है, कि कौन सा कलर था, ठीक है, किसको तुमने किससे रिएक्ट करवाया है। ठीक है, तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। फिर उसके बाद तुम्हारा इवोल्यूशन ऑफ गैसेज, किस प्रकार का मतलब इवोल्यूटेड गैसेज है वो, और भी जो चेंजेस इन टेम्परेचर, ठीक है, जो टेम्परेचर में चेंजेस हो रहा है, तुम कितने टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहे हो। ठीक है, ये सारा चीज डिपेंडिंग फैक्टर रहता है तुम्हारा केमिकल रिएक्शन के प्रोसीड्यूर को करने टाइम। ठीक है, तो अभी हम लोग जाते हैं लेबोरेटरी में काम करने के लिए ना, तो तुम लोग भी जब जाओगे स्कूल्स के लेबोरेटरी में और तुम वहां पे परफॉर्म करोगे जो भी एक्सपेरिमेंट केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड, तो तुम्हें वहां पता चलेगा। ठीक है, तो बहुत इजी है ये चैप्टर, बहुत आराम से हर चीज हम लोग भी समझते हैं। ठीक है, देखो क्या कह रहा है, फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट्स आर मेंशन्ड टू मेक केमिकल रिएक्शन मोर इन्फॉर्मेटिव। देखो कोई भी केमिकल रिएक्शन को, ठीक है, मोर इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, जो रिएक्टेंट होता है जिसको हम लोग रिएक्ट करवा रहे हैं, और जो फॉर्मेशन होता है लेफ्ट हैंड साइड में तुम्हारा होगा रिएक्टेंट और राइट हैंड साइड में तुम्हारा होगा प्रोडक्ट। तो तुम्हारा जो ये रिएक्टेंट, जो तुम कोई भी चीज को रिएक्ट करवा रहे हो, कोई भी केमिकल को रिएक्ट करवा रहे हो, जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन हुआ वो तुम्हारा जो केमिकल रिएक्शन को इन्फॉर्मेटिव बनाता है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव बनाता है ये जो तुम्हारा फिजिकल स्टेट है रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का, ये कोई भी केमिकल रिएक्शन को इन्फॉर्मेटिव बनाता है। ठीक है, तो ध्यान में रहेगा, याद हो गया होगा यहाँ तक सारा चीज जो भी मैंने अभी तक बोला, ज्यादा कुछ नहीं था। यही है कि हम लोग पहचान सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं स्टेट में कैसे चेंजिंग हो रहा है, कलर के द्वारा, फिर इवोल्यूशन ऑफ गैसेस के द्वारा, फिर चेंज इन टेम्परेचर के द्वारा, और फिर फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो होता है उसके द्वारा हम लोग केमिकल रिएक्शन को मोर इन्फॉर्मेटिव बना रहे हैं। ठीक है, या फिर मोर इन्फॉर्मेटिव दर्शा सकते हैं। ठीक है ना, अब देखो एग्जांपल क्या है तुम्हारा हो सकता है, एग्जांपल हो गया वी यूज गैसेज जी। देखो यहाँ पे जो सिंबल टर्म है, सिंबॉलिकली तुमको यहाँ वहां पे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा मोर इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए। ठीक है, देखो जी यूज करते हैं, जी वो भी ब्रैकेट में, ठीक है, गैस के लिए, एल यूज करते हैं तुम्हारा लिक्विड के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद एस यूज करते हैं तुम्हारा सॉलिड के लिए, ब्रैकेट में लेकिन होना चाहिए, सब चीज ध्यान में रखना तुम। ठीक है, एक्वस होता है ए क्यू के लिए, तो तुम लोगों को अभी इतना ही काफी है। ठीक है, जी गैसेस, एल लिक्विड, एस सॉलिड और ए क्यू एक्वस के लिए। ठीक है, एक्वस सोल्यूशन वहां पे यूज करना के लिए आएगा, तो वहां पे तुम ए क्यू यूज करोगे। समझ में आ रहा है ना यहाँ तक? अब चलते हैं, देखो मेन डिफिनेशन क्या है केमिकल रिएक्शन का। ठीक है, मेन डिफिनेशन है कि वेन एवर ए केमिकल चेंज अकर वी कैन से दैट chemical reaction permanent change has take place which can be expressed symbolically by chemical equation। क्या कहने का मतलब है इसका, जब भी कोई भी केमिकल चेंजेस अकर होगा, ठीक है, होगा कोई भी केमिकल चेंजेस हुआ वाइल केमिकल रिएक्शन के, ठीक है,
जब वहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है और केमिकल चेंजेस देखने को मिले, मतलब परमानेंट चेंज हो जाना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे परमानेंट चेंज देख लो, ब्रैकेट में लिखा हुआ है, ठीक है, परमानेंट चेंज इज हैज टेकन प्लेस, ठीक है, जो कि हम लोग सिंबोलिकली, मतलब कोई भी सिंबल के द्वारा दर्शा सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं कोई भी केमिकल इक्वेशन को, उसको कहेंगे केमिकल रिएक्शन। तो इसका मतलब यही हुआ कि कोई भी केमिकल रिएक्शन को जब तुम सिंबल के द्वारा परमानेंट चेंज हो जाने के बाद तुम रिप्रेजेंट कर सको, ठीक है, तो उसको कहेंगे केमिकल रिएक्शन। तो समझ में आ गया ना, यही था तुम्हारा ओवरव्यू केमिकल रिएक्शन के डिफिनेशन का, पता चल गया। याद भी हो जाना चाहिए, एकदम याद हो जाना चाहिए, ठीक है। लिखते जाओ मेरे साथ अभी बैठ करके, या फिर स्क्रीनशॉट लेते जाओ, बाद में लिख लेना, ठीक है। पूरा लेक्चर पहले सुन लो या फिर लिखते जाओ वीडियो पॉज करते करते, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलो यार, इतना तुम्हारे लिए साहिल भैया मेहनत कर रहे हैं, थोड़ा सा सपोर्ट दिखाओ, ठीक है, जरूर सपोर्ट दिखाओ, हर चीज़ प्रोवाइडेड मिलेगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करो और तुरंत जाकर के और फिर अपने दोस्तों के बीच जाकर शेयर करो, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के बीच शेयर करो, तभी हमको मोटिवेशन मिल सकेगा, ठीक है, ताकि मैं तुम्हारे लिए हर चीज़ रेगुलर वीडियो अपलोड कर सकूँ, ठीक है ना। अब देखो क्या कह रहा है, बैलेंस्ड इक्वेशन टॉपिक पे आते हैं डायरेक्ट, क्योंकि देखो तुम लोगों को जितना पढ़ना है मैं उसी को अभी कवर कर रहा हूँ इसमें, ठीक है। एज ए नोट्स मैं हर चीज़ यहाँ पे समझा रहा हूँ, ठीक ना। एनसीईआरटी तो रीड आउट अभी तुमको खुद करना पड़ेगा, क्योंकि एनसीईआरटी रीड आउट करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि भैया ने जो बताया है हाँ सिमिलर कर रहा है, ठीक है। एक चीज़ मैं यहाँ पे सिर्फ इस टॉपिक इस चैप्टर में छोड़ रहा हूँ, जो कि है कैसे केमिकल इक्वेशन को बैलेंस्ड करते हैं, ठीक है। वो तरीका, वो मेथड मैं किसी और वीडियो में बहुत अच्छे से उसका ट्रिक बताने वाला हूँ, ठीक है। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, बहुत मजा आएगा। लेकिन अभी तक जितना मैं बता रहा हूँ उस केमिकल इक्वेशन को एकदम दिमाग में याद कर लो, अगर याद नहीं हो रहा है तो 5 बार लिखो, याद हो जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है ए बैलेंस्ड इक्वेशन। अब देखो बैलेंस्ड इक्वेशन को क्या कहते हैं ना, कि ए बैलेंस्ड इक्वेशन इज वन इन विच द नंबर ऑफ एटम्स ऑन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड्स आर इक्वल। देखो बहुत ईजी है, क्या कह रहा है ना कि कोई भी केमिकल रिएक्शन के, ठीक है, तुम्हारा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का एटम्स जितना भी है वो इक्वल रहना चाहिए, रिएक्टेंट में भी जितना है उतना तुम्हारा प्रोडक्ट में भी रहना चाहिए, तब उस केमिकल रिएक्शन को कहेंगे तुम्हारा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है। तो इस चीज को तुमको ध्यान में रखना है, तो कैसे करना है उसको सिखाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन यहाँ पे देख लो कैसे हो रहा है, 2s2 है, ठीक है, यहाँ पे 2s2 है और O2 यहाँ पे 2 है, देखो ऑक्सीजन 2 है, हाइड्रोजन भी यहाँ पे 2, यहाँ पे बैलेंस करने के लिए था, तो ये देखो यहाँ भी H2O में 2 लग गया टोटल। देखो तुमको समझाते हैं कैसे इसका होगा। कॉफिशिएंट देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, कॉफिशिएंट किसको कहते हैं पता होगा तुमको, कि कोई भी एटम के जो फ्रंट में जो पहले में लगा रहता है उसको कॉफिशिएंट कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 2 कॉफिशिएंट है H2 का, यहाँ पे H2O का 2 कॉफिशिएंट है। तो देखो कैसे क्या हो रहा है, H2 प्लस O2 को तुम रिएक्ट करवाया, क्या बना, H2O बना। अब बोलोगे भैया इसको बैलेंस कर दीजिए, तो बैलेंस कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 2 इधर लगा दिए, 2 इधर लगा दिए। क्यों 2 इधर लगाए, क्योंकि देखो यहाँ पे O2 के पास 2 है लेकिन इधर नहीं था, ठीक है, इधर तो कुछ नहीं था, तो इसको बैलेंस करना था ना भाई। इसको बैलेंस कैसे होता, जब तक कि इधर 2 नहीं लगाते, तो इधर 2 लगाते तो फिर ये बैलेंस हो जाता, लेकिन फिर H2 बैलेंस नहीं हो पाता ना, क्योंकि यहाँ पे 4 हो जाता है, H यहाँ पे 4 हो जाता, तो यहाँ पे दिक्कत था, इस वजह से इधर। अब देखो कैसे हो गया, इधर 4 4 हो गया, 2 × 2 4 हो गया, ठीक है। अब O2 भी तुम्हारा 2 हो गया। देखो O2, अब तुम बोलोगे भैया बताइए तो एक चीज कि इधर तो चलो ठीक है, ये बैलेंस हो गया, ये बैलेंस हो गया, ये कहाँ बैलेंस हमको दिख रहा है, O2 तो इधर रिएक्टेंट में O2 दिख रहा है और प्रोडक्ट में O ही सिर्फ है। तो बेवकूफ़ देखो इधर इधर जो यहाँ पे है, यही जो आगे में है ना, यही बैलेंस कर रहा है, यही 2 है, ठीक है। O का उधर आगे ही लग गया है 2, ठीक है। तो इसी तरह होता है, समझ में आया। अब देखो क्या कह रहा है, बैलेंसिंग इक्वेशन पे चलते हैं। बैलेंसिंग इक्वेशन का मतलब क्या है, ठीक है। क्या कह रहा है कि वी बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन सो दैट नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट्स इन्वॉल्व इन द रिएक्शन रिमेन्स द सेम एट द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट साइड, ठीक है। हम देखो अब बैलेंसिंग इक्वेशन के बारे में है कि हम लोग बैलेंस करते हैं कोई भी केमिकल इक्वेशन को इस वजह से, ताकि जो नंबर ऑफ एटम हो ईच एलिमेंट का जो भी इन्वॉल्व है रिएक्शन के टाइम, वो रिमेन्स सेम हो, मतलब बराबर रहे, ठीक है, एट द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड। जो भी रिएक्टेंट में लेफ्ट हैंड साइड में है और प्रोडक्ट में राइट हैंड साइड में है, उसके एटम्स के जो भी नंबर्स है वो इक्वल होने चाहिए, ठीक है, ईच एलिमेंट के। समझ में आ रहा है ना, इसलिए हम लोग बैलेंस करते हैं, इसलिए यही चीज इतना लिखा हुआ है। अब देखो एग्जांपल में उसका देख लो, एग्जांपल तुम्हारा एग्जांपल क्या कह रहा है, वो Fe प्लस H2O को रिएक्ट करवाए। देखो जैसे यहाँ पे रिएक्टेंट है इधर वाला लेफ्ट हैंड साइड वाला, वैसे ही यहाँ पे प्रोडक्ट है राइट हैंड साइड वाला। तो उसी तरह तुम्हारा जो बैलेंसिंग इक्वेशन का जो एग्जांपल लिए है Fe प्लस H2O, तो ये तुम्हारा क्या है, रिएक्टेंट है, ठीक है, रिएक्टेंट है, पता रहेगा, ठीक है। और इधर वाला क्या है, तुम्हारा प्रोडक्ट है। अब देखो रिएक्ट किया Fe प्लस H2O, जब रिएक्ट किया तो क्या बनाया, Fe3O4 बनाया, ठीक है, Fe3O4 बनाया और H2 को रिलीज किया, ठीक है, हाइड्रोजन रिलीज हुआ। तो एक चीज बताओ, इसको बैलेंस कैसे करना है, तो हिट एंड ट्रायल मेथड है, ठीक है। एनसीईआरटी में पूरा वो 1.5 पेज में तुमको एक्सप्लेन किया हुआ है, स्टेप बाय स्टेप, 7-8 स्टेप है उसका, जाके एक बार रीड आउट कर लो, उसको समझ आ जाएगा, ठीक है। लेकिन तुमको इससे भी बेहतरीन ट्रिक मैं नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ कि कैसे तुमको कोई भी इक्वेशन का तुम तुरंत उसका बैलेंस कर लोगे, ठीक है।
तो देखो इसको बैलेंस कैसे किए, 3 इधर लगाए फिर 4 इधर लगाए, देखो बराबर हो गया, क्योंकि यहाँ भी Fe3 था ना तो इधर 3 लगा दिए। दिमाग थोड़ा सा लगाओगे तो ये भी हो जाएगा, नॉर्मल इक्वेशन तुम तुरंत बैलेंस कर लोगे, लेकिन जहाँ पे थोड़ा सा हेक्टिक इक्वेशन आता है, ठीक है, तो वहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम होने लगता है। देखो बैलेंस करना सिखाते हैं, Fe प्लस H2O, ठीक है, जब रिएक्ट किया तुम्हारा Fe3O4 बनाया, ठीक है, Fe3O4 बनाया जब, तो H2O रिलीज किया, H2 रिलीज किया, ठीक है, H2 रिलीज किया, तो अब तुमको इसको बैलेंस करना है। तो अब कैसे करेंगे बैलेंस, पूछोगे भैया बताइए। तो देखो यहाँ पे Fe कितना दिख रहा है, 3 दिख रहा है, प्रोडक्ट साइड में Fe3 दिख रहा है ना, तो बउआ तुम रिएक्टेंट में भी 3 लगा दो, तो तुम्हारा Fe तुम्हारा हो गया बैलेंस। अब देखो रिएक्टेंट में O एक ही है, ठीक है, लेकिन प्रोडक्ट में O4 है, तो बताओ क्या करेंगे जो यहाँ पे बैलेंस हो जाएगा इक्वेशन। तो कुछ नहीं करना है, जैसे प्रोडक्ट में O में 4 है तो उसके लिए तुम यहाँ पे 4 लगा दो, तो 4 तुम्हारा O हो गया। अब पूछोगे भैया ठीक है O भी हमारा बैलेंस हो गया, Fe भी बैलेंस हो गया, लेकिन गड़बड़ी क्या हो रहा है, गड़बड़ी ये हो रहा है कि यहाँ पे H2 तो 8 हो गया, ठीक है, H2 टोटल तुम्हारा रिएक्टेंट में 8 हो गया, लेकिन प्रोडक्ट में 2 ही है। अब क्या करें, अब बोलोगे भैया अब क्या करें, कुछ बता दीजिए हमको। तो कुछ नहीं करना है, बस 4 को इधर लगा देना है, तो 4 2 8। अब काउंट करके देख लो सब बैलेंस है कि नहीं है। 3 Fe हो गया, ये भी 3 हो गया, 4 तुम्हारा ऑक्सीजन था, ये भी 4 हो गया, फिर उसके बाद 8 हाइड्रोजन था तुम्हारा, इधर 8 हाइड्रोजन हो गया। तो यही तुम्हारा तरीका है, नॉर्मल तरीका, ठीक है, लेकिन नॉर्मल तरीका से भी बेहतरीन तरीका तुमको बताने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो बढ़िया से देखना, कोई दिक्कत का बात नहीं है। अब देखो चलते हैं, हमारा क्या कह रहा है, ए कंप्लीट केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट द रिएक्टेंट, ठीक है, जो कंप्लीट केमिकल इक्वेशन होता है वो रिप्रेजेंट करता है रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स एंड देयर फिजिकल स्टेट सिंबॉलिकली, ठीक है, जो कंप्लीट केमिकल रिएक्शन होता है और केमिकल इक्वेशन होता है, ठीक है, वो हमेशा रिप्रेजेंट करता है तुम्हारा रिएक्टेंट को, रिएक्टेंट भी रहेगा उसमें, प्रोडक्ट भी रहेगा, और फिजिकल स्टेट्स बाय सिंबॉलिकली। देखो सिंबल देना बहुत ज़्यादा जरूरी है, नहीं तो पता कैसे चलेगा कि कौन सा स्टेट में कौन सा एलिमेंट तुम्हारा है, ठीक है, या प्रोडक्ट बन के क्या बना, आखिर लिक्विड बना कि सॉलिड बना कि क्या बना, आखिर कुछ पता चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए, तो इसलिए पता रहना चाहिए। समझ में आया कि नहीं। अब देखो तुम्हारा क्या कह रहा है कि ए केमिकल इक्वेशन इज बैलेंस्ड सो दैट द नंबर्स ऑफ एटम्स ऑफ ईच टाइप ऑफ इन्वॉल्व्ड इन ए केमिकल रिएक्शंस आर द सेम ऑन द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट साइड ऑफ द इक्वेशन मस्ट ऑलवेज बी बैलेंस्ड। तो वही चीज़ अभी तुमको जो बताए हम एक्सप्लेन किए, वही चीज़ें लिखा हुआ है कि हमेशा इक्वेशन बैलेंस्ड होना चाहिए। तुम लोग भी बैलेंस करके इक्वेशन लिखने का हैबिट बना लो, ठीक है, बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। और एनसीईआरटी में जितना इक्वेशन है दोस्तों, गारंटी दे रहे हैं उससे बाहर एग्जाम में कोई क्वेश्चन या कोई इक्वेशन नहीं आता है, ठीक है, रियली कह रहे हैं। केमिस्ट्री में जितना एनसीईआरटी में जितना है रिएक्शन, ठीक है, उसको एकदम, अगर जिससे कुछ नहीं हो पा रहा है उसको एकदम घोर के पी जाओ, रट जाओ, ठीक है। मैं रटने पे फोकस नहीं करवाता किसी बच्चे को, लेकिन अगर मैं बोल रहा हूँ कि कुछ भी उसको नहीं समझ आ रहा है, तो जितना एनसीईआरटी में रिएक्शन है, हर एक टाइप ऑफ रिएक्शंस के जितने भी तुम्हारा एग्जांपल्स हैं रिएक्शन के, उसको तुम घोर के पी जाओ, तुम्हारा उससे तुम काम चल जाएगा, उससे बाहर कोई रिएक्शन एग्जाम में नहीं आने वाला है, इसका मैं गारंटी दे रहा हूँ, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है, वैसे मैं सारा जितना हो सकता है एनसीईआरटी का एग्जाम्पल लेने की कोशिश किया हूँ, देखो ते जाओ, ठीक है। अब देखो टाइप ऑफ रिएक्शन पे चलते हैं कि हमारा जितना भी टाइप्स है रिएक्शन का, ठीक है, कितना टाइप्स है। पहला कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन किसको कहते हैं, अब बताओ। द रिएक्शंस इन विच 2 और मोर सबस्टांस कंबाइन, यहाँ पे ये चीज याद रखना बउआ, 2 और मोर सबस्टांस क्या होगा, कंबाइन होगा टू फॉर्म न्यू सिंगल सबस्टांस, ठीक है। ये तुम्हारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, इसलिए तुमको इस चीज को याद रखना है, ध्यान रखना है कि जब 2 या 2 से अधिक सबस्टांस कंबाइन होंगे, ठीक है, साथ में आएंगे, जुड़ेंगे, तब एक न्यू सबस्टांस का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो तुम इस चीज को एकदम दिमाग में बांट लो, कैसे होगा, ठीक है, कैसे होगा। देखो CaO, जैसे यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड है, क्विक लाइम, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड जो कि क्विक लाइम कहते हैं, तो कैल्शियम ऑक्साइड को जब रिएक्ट किए वाटर से H2O से, ठीक है, देखो सबका सिंबॉलिकली यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है ना, ये सॉलिड स्टेट में है, ये भी तुम्हारा सॉलिड स्टेट में है, ये तुम्हारा फिर क्या रिएक्ट करके बनाया, ठीक है। अब बताओ CaOH का होल ट्वाइस बनाया, तो इसको क्या कहेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसने बनाया, साल्ट लाइम जिसको कहते हैं, ठीक है, और हीट भी साथ में रिलीज किया है। तो देखो बहुत सारे इक्वेशन में तुम्हारा हीट भी साथ में रिलीज होता है, तो उसको मेंशन करना जरूरी रहता है, वो कुछ गुड इंपैक्ट दिखाता है, और वो लिखोगे तभी तुम्हारा इक्वेशन पूरा कंप्लीटली सिक्योर रहेगा कि तुम सही लिख के आए हो, ठीक है। तो हीट तुम दर्शाओ कि प्लस हीट भी निकल रहा है, ठीक है। जब तुम कैल्शियम ऑक्साइड को रिएक्ट करवा रहे हो वाटर से, तो तुम्हारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है, ठीक है, तो हीट भी साथ में निकल रहा है, तो ये तुम्हारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। देखो कैसे कैल्शियम ऑक्साइड मिला, कंबाइन हुआ H2O से, तो दोनों जब कंबाइन हुआ तो क्या बना, CaOH का होल ट्वाइस बना। एकदम ध्यान में आ रहा है ना, सब समझ में आ रहा है कैसे कंबाइन हुआ, बन गया, CaO से कंबाइन किया तो H2O कंबाइन जैसे किया कि CaOH का होल ट्वाइस बन गया, ठीक है। एक बार करके देखो, खुद तुमको समझ आ जाएगा, ठीक है। अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन का तुम्हारा एग्जांपल्स के साथ समझो, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कितने टाइप्स के हो रहे हैं, ठीक है। बर्निंग ऑफ कॉइल जैसे एग्जांपल तुम्हारा हो गया, C+O2 जब रिएक्ट करता है तो कंबाइन हो रहा है ना, C
कार्बन प्लस ऑक्सीजन कंबाइन हो रहा है, तो दोनों, कार्बन क्या है सॉलिड फॉर्म है और O2 क्या है तुम्हारा गैसेस फॉर्म है, तो तुमको सिंबॉलिकली यहाँ पे भी डिफाइन करना पड़ेगा कि कौन क्या है, ठीक है। और CO2 प्रोडक्ट बनाया तो वो भी क्या बनाया, गैस बनाया, लेकिन CO2 जो बना रहा है उसके साथ साथ हीट भी ये प्रोड्यूस कर रहा है और लाइट भी प्रोड्यूस कर रहा है, तो थोड़ा इसको ध्यान में रखना, ठीक है। हीट एंड लाइट NCERT में तो इतना मतलब हीट एंड लाइट इस रिएक्शन पे नहीं लिखा है, लेकिन तुम लिख सकते हो चाहो तो, ठीक है, कुछ भी अमाउंट में, लेकिन हीट और लाइट प्रोड्यूस होता है, ठीक है, ज़्यादा अमाउंट में नहीं होता लेकिन होता है, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखना, ठीक है। अब देखो फॉर्मेशन ऑफ वाटर के बारे में देखो, फॉर्मेशन ऑफ वाटर तुम्हारा सेकंड एग्जांपल है कि 2H2 प्लस O2, मतलब H2O जो होता है वाटर का जो केमिकल फॉर्मूला है ये, ठीक है, H2O। तो ये जो है H2O ये कैसे बना, जब दो एलिमेंट क्या हुआ, कंबाइन हुआ, जब मोर देन 2 सब्सटेंस कंबाइन हुआ, ठीक है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब कंबाइन हुआ तो वाटर बना, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना। तो देखो बैलेंस किया हुआ इक्वेशन है ये भी, कैसे बैलेंस है, आप बोलोगे भैया बताइए हमको कैसे ये भी बैलेंस हुआ, तो आराम से एकदम बता रहे हैं, देखो कैसे बैलेंस हुआ, 2H2O बना ना, ये कैसे बना, देखो H2 प्लस O2 को जब रिएक्ट कराते हैं तो H2O बना, ठीक है, वही वाला था, तुमको तभी तो समझाए थे कि देखो O2 इधर 2 है, यहाँ पे 2 रिएक्टेंट में इधर 2 है, ठीक है, रिएक्टेंट में 2 है, इधर प्रोडक्ट में एक ही है ऑक्सीजन, तो इसलिए यहाँ पे 2 लगा दिए। लेकिन अभी दिक्कत ये आ गया कि हाइड्रोजन यहाँ पे 4 हो गया, लेकिन इधर साइड क्या है, इधर साइड 2 ही हाइड्रोजन, तो इधर 2 लगा दो और तो ये भी 4 हो गया, तो अब पूरा तुम्हारा इक्वेशन क्या हो गया, बैलेंस्ड हो गया। तो बैलेंस इक्वेशन लिखने का हमेशा प्रयास करो और वही लिखो तो परफेक्ट रहेगा, ठीक है। तो यही तुम्हारा क्या बनाया, लिक्विड बनाया, H2O बनाया, ठीक है, तो ध्यान में रखना है। ऐसे ही तुम्हारा एग्जांपल है ये सारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, ठीक है। अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन आते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन देखो क्या कह रहा है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कह रहा है कि रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड अलोंग विथ द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, हीट रिलीज कर रहा है, ध्यान में रखना, हीट रिलीज करता है एक्सोथर्मिक में बाबू। इंडोथर्मिक में हीट रिक्वायरमेंट होता है, लाइट का रिक्वायरमेंट होता है, या फिर एनर्जी किसी भी फॉर्म में, हीट लाइट इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में तुमको रिक्वायरमेंट होता है इंडोथर्मिक में। इंडोथर्मिक, इंडो याद रखना, एक्सो मतलब समझो कुछ बाहर निकल रहा है, तो क्या बाहर निकल रहा है, हीट बाहर निकल रहा है, ठीक है, हीट रिलीज हो रहा है, याद रहेगा, एक्सो समझ आ रहा है ना। एक्सटीरियर मतलब बाहर, इंटीरियर मतलब अंदर, तो एक्सटीरियर से याद रखो, एक्सो जैसे आए, एक्सो में और इंडो में लोग बहुत कंफ्यूजन हो जाता है एग्जामिनेशन में, जब तुम पीरियोडिक टेस्ट दे रहे होगे एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक में आ गया तुमको डिफरेंस के लिए, यहाँ पे कंफ्यूज होकर बैठ गए कि भाई इंडोथर्मिक में लगता है गैस बाहर निकलता है, तो नहीं, इंडोथर्मिक में एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है और एक्सोथर्मिक में एक्सटीरियर, इसलिए तुम्हारा वो हीट रिलीज करता है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना बात को। अब इसका एग्जाम्पल क्या है, हीट रिलीज करके क्या करता है, वो फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट करता है, इस चीज़ को ध्यान में रखना है, ऐसा नहीं कि सिर्फ हीट रिलीज करके छोड़ देता है, ठीक है, प्रोडक्ट को फॉर्मेशन करता है, समझ आ रहा है ना। अब देखो ये जो रिएक्शन है, एक चीज़ याद रखना, एक पॉइंट और लिख सकते हो डिफरेंशिएट अगर करने आया एक्सो में और इंडो में, कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन आर अकर्स इन बोथ डायरेक्शन, ठीक है, अकर्स इन बोथ डायरेक्शन, ठीक है, बोथ डायरेक्शन, ये डायरेक्शन है, ठीक है, बोथ डायरेक्शन, समझ में आ रहा है, दोनों डायरेक्शन हो सकता है। अब देखो बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस तुम्हारा इसका एग्जांपल है। पहला एग्जांपल तुम डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इन कंपोस्ट, ये तुम्हारा एनसीईआरटी एग्जांपल है, जो डिकम्पोजिशन हो जाता है वेजिटेबल मैटर का, ठीक है, तो वेजिटेबल्स होते हैं उनका एज ए कंपोस्ट, ठीक है, वो डिकम्पोज हो जाता है, तो वो भी एक एग्जांपल है एक्सोथर्मिक का, ठीक है, क्योंकि वो भी हीट रिलीज करता है आफ्टर डिकम्पोज, ठीक है। अब देखो सेकंड एग्जांपल तुम्हारा हो गया बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस का बर्निंग हो जाना, जैसे CH4 एग्जांपल है, CH4 क्या हुआ, O2 से रिएक्ट किया, दोनों गैस है, ठीक है, तो दोनों क्या फॉर्म किया, वो भी गैस ही फॉर्म किया, CO2 और H2O को फॉर्मेशन किया, तो प्रोडक्ट तुम्हारा क्या बना, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और H2O, ठीक है ना। तो ध्यान में ये सब सारा चीज़ रखना है, समझ में आ रहा है। अब देखो इंडोथर्मिक रिएक्शन चलते हैं। इंडोथर्मिक रिएक्शन क्या है, इंडोथर्मिक रिएक्शन वही बता दिए कि इसमें क्या होता है ना, कि हीट का रिक्वायरमेंट होता है, या फिर लाइट का रिक्वायरमेंट, या फिर कोई भी एनर्जी एज ए फॉर्म का रिक्वायरमेंट होगा ताकि प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो सके, ठीक है, हीट लाइट इलेक्ट्रिसिटी का तुम्हारा रिक्वायरमेंट होता है, तो उसको कहेंगे इंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल तुम्हारा हो गया हाई मेल्टिंग ऑफ आइस, मेल्टिंग ऑफ आइस इज द बेस्ट एग्जांपल। तो आइस प्लस हीट, आइस को डायरेक्ट वाटर मत कर देना है, आइस एरो वाटर, आइस प्लस हीट जरूर लिखना, क्योंकि आइस के साथ साथ आइस को जब तक तुम हीट प्रोवाइड नहीं करोगे तब तक वो वाटर कैसे बनेगा। अरे भाई तुम जब फ्रीजर से तुम आइस का क्यूब निकालोगे, तुम रूम टेम्परेचर पे रखोगे, तो रूम टेम्परेचर का भी तो कुछ हीट है ना, तो इस वजह से ना वो पिघला। फ्रिज में क्यों नहीं पिघल रहा था, क्योंकि उसको एट ए जो रिक्वायर टेम्परेचर चाहिए था क्यूब को क्यूब बने रहने में, तो उसको मिल रहा था, लेकिन रूम में उसको नहीं मिल पाया, उसको वहाँ पे हीटनेस प्रोवाइड हुआ, तो इस वजह से वो वाटर का फॉर्म हो गया, वाटर का सॉलिड फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में एज ए वाटर कन्वर्ट हो गया। तो इस चीज़ को तुमको समझना है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे हीट का रिक्वायरमेंट है, आइस प्लस हीट जो तुमको वाटर बना रहा है, ठीक है। अब देखो पहला डायरेक्शन में तुम्हारा एक चीज़ ध्यान रखना है कि जो एक्सोथर्मिक है वो अकर्स इन बोथ डायरेक्शन,
डिफ्रेंशिएट करने का लिख देना, डिफिनेशन के साथ साथ सेकंड पॉइंट में ये, और एग्जांपल दे देना थर्ड पॉइंट में, और इंडोथर्मिक का डिफिनेशन दे करके सेकंड पॉइंट लिख देना कि इंडोथर्मिक रिएक्शन अकर्स इन वन डायरेक्शन, ठीक है, अकर्स इन वन डायरेक्शन, ध्यान रखना वन डायरेक्शन में होता है। तो वन डायरेक्शन में हो गया तुम्हारा, और एग्जांपल दे देना आइस प्लस हीट मेल्टिंग ऑफ आइस, जो कि वाटर बना रहा है। अब चलते हैं हमारा जो टाइप ऑफ रिएक्शन में ही देख रहे थे कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है। अब मेन जो है उस पे आओ, ठीक है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन तुम्हारा है कि द रिएक्शन इन विच सिंगल सबस्टांस डिकम्पोज टू गिव टू और मोर सबस्टांस, ठीक है। मतलब सिंगल सबस्टांस क्या हो रहा है, डिकम्पोज कर रहा है, एक सबस्टांस डिकम्पोज कर रहा है और फिर गिव कर रहा है दो सबस्टांस या दो से अधिक सबस्टांस को वो प्रोड्यूस कर रहा है, दे रहा है, ठीक है। तो थर्मल डिकम्पोजिशन इसी डिकम्पोजिशन का पार्ट है, ठीक है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन का थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन पार्ट है, जिसमें कि क्या होता है, व्हेन ए डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग। थर्मल मतलब क्या हो गया, थर्मल मतलब तुरंत हीट से तुम कनेक्ट कर लो, फिजिक्स में तो पढ़े ही होगे, 9th में भी कुछ कुछ कॉन्सेप्ट। तो थर्मल को तुम तो हीट से कनेक्ट कर लो, तो हीट से ही जो रिएक्शन मतलब इंप्लीमेंट हो उससे किया जाए। व्हेन ए डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय, ठीक है, मतलब किया जाए बाय हीटिंग, मतलब हीट प्रोवाइड करके, तब थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है। तो यही तुम्हारा डिफिनेशन हो गया। अब एग्जांपल देखो क्या है, FeSO4 जो सॉलिड फॉर्म में है, ये देखो यहाँ पर हुआ, ये जो है हीट का डिफिनेशन, ये जो है ये हीट का तुम्हारा सिंबल है, ठीक है। ये जो डेल्टा होता है ये हीट का सिंबल होता है बाबू। तो ये जो हीट तुम यहाँ प्रोवाइड कर रहे हो, तुम डेल्टा के बदले तुम हीट भी लिख सकते हो। एनसीईआरटी में हीट लिखा हुआ है डायरेक्ट एरो के ऊपर, यहाँ पे स्पेस नहीं था इसलिए मैंने यहाँ पे डेल्टा लगा दिया है, लेकिन हीट होता है, ध्यान रखना। डेल्टा मतलब जब भी तुम कोई भी केमिकल रिएक्शन परफॉर्म करोगे तो, ठीक है। अब देखो क्या है, FeSO4 फेरस सल्फेट, FeSO4 का क्या है नाम, फेरस सल्फेट, जो कि तुम्हारा क्या हुआ, एक सिंगल सब्सटेंस। FeSO4 क्या है, फेरस सल्फेट तो एक सिंगल सब्सटेंस है, लेकिन वो प्रोडक्ट में क्या फॉर्मेशन किया, दो से ज्यादा या दो से तीन कोई भी मतलब प्रोडक्ट में फॉर्मेशन किया। क्या सब फॉर्मेशन किया, Fe2O3, ठीक है, सॉलिड फॉर्म में किया, SO2 भी किया और SO3 भी किया। देखो फेरिक ऑक्साइड ये जो है तुम्हारा ना Fe2O3, ये क्या है, ये फेरिक ऑक्साइड है, ध्यान रखना। और ये दोनों क्या है, ये दोनों तुम्हारा गैस है, SO2 है और SO3, समझ में आ रहा है ना। सॉलिड फॉर्म में फेरिक ऑक्साइड को फॉर्म किया और उसके साथ साथ दो गैस फॉर्म किया, SO2 और SO3, समझ में आया क्या सब कैसे क्या हो रहा है। हीट प्रोवाइड किए इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, तुम यहाँ पे लिख सकते हो, व्हेन फेरस सरफेस इज डिकम्पोज ऑन द प्रेजेंस ऑफ हीट इट फॉर्म्ड फेरस ऑक्साइड विथ टू गैसेस दैट इज SO2 एंड SO3। तो इस चीज को तुम लोगों को ऐसे मतलब स्टेटमेंट ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। अब देखो कलर क्या होगा तुम्हारा, ग्रीन कलर से रेडिश ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट एकदम बहुत मतलब क्रूशियल है, क्योंकि एज ए क्या करता है पता है, CBSE वाला सब अभी बता दे रहे हैं, क्या करेगा ना कि क्या देगा, लेट X एलिमेंट रिएक्ट करके फेरिक ऑक्साइड बनाया, ठीक है, ऐसे करेगा। क्या कैसे क्वेश्चन पूछेगा, देखो यहाँ पे क्वेश्चन पूछने का तुम तरीका बता रहे हैं कि X एलिमेंट रिएक्ट करके फेरिक ऑक्साइड बनाया, जिससे कि दो गैसेज भी प्रोड्यूस हुआ जो कि SO2 और SO3 है, ठीक है। और फिर उससे प्रोड्यूस होने के बाद वो ग्रीन कलर से रेडिश ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो गया। तो फाइंड द X एलिमेंट, तो X एलिमेंट तुम्हारा क्या है, तो जो बच्चा पढ़ा होगा, जो NCERT पढ़ के गया होगा, जो भैया साहिल भैया के नोट्स को पढ़ के गया होगा, ठीक है, उसको तो तुरंत पता होगा कि भाई ये तो तुम्हारा थर्मल डिकम्पोजिशन का है एग्जाम्पल, ठीक है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। जैसे समझ जाएगा कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है, तुरंत वो बोलेगा कि भाई ये तो फेरस सल्फेट है, तो X एलिमेंट क्या है, FeSO4 है, ठीक है। तो वहां पे तुरंत वो लिख देगा, 2 मार्क्स क्वेश्चन का रहेगा, तो FeSO4 इज द राइट आंसर, ठीक है। फेरस सल्फेट भी ब्रैकेट में लिख देगा, अच्छे से हो गया, यही आंसर है। तो इसी सब टाइप का क्वेश्चन पूछता है, सारा चीज प्रैक्टिस करवाएंगे, ठीक है। टाइम आने दो, अभी घबराओ मत, ठीक है, कोई दिक्कत का बात नहीं है। पहले जो NCERT है उसको कवर करो, ठीक है। NCERT के जो इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, मतलब चैप्टर के दौरान जो क्वेश्चन मिल रहे हैं, ठीक है, जो एक रहता है रेक्टेंगल साइज में सारा क्वेश्चंस प्रोवाइडेड, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस उसको भी तुम अटेम्प्ट करते हुए चलो, और जो एक्टिविटीज़ वगैरह रहते हैं उसको भी रीड आउट करो, क्योंकि एक्टिविटीज़ हो सकता है तुमको एग्जामिनेशन में परफॉर्म करने के लिए कहेगा कि भाई एक्टिविटीज़ ये वाला एक्टिविटी तुम करके दिखाओ, मतलब लिख के दिखाओ, ठीक है। तो जो NCERT में है वही तुमको लिखना पड़ेगा वहाँ पे, ठीक है। तो उसको समझने के लिए तुमको एक बार रीड आउट करना पड़ेगा, तो इसलिए कहते हैं NCERT रीड आउट करो, ठीक है। अब देखो एग्जाम्पल दूसरा देते हैं, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, दूसरा एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल हो गया, दूसरा एग्जाम्पल कह रहा है CaCO3, जो लाइम स्टोन इसको कहते हैं, ठीक है। लाइम स्टोन का एग्जाम्पल है CaCO3, ठीक है। जो वो भी क्या हो रहा है, हीट में क्या हुआ, रिएक्ट किया, सिंगल सबस्टेंस क्या किया, दो सबस्टेंस को फॉर्म किया, जो कि तुम्हारा CaO है और CO2 है, ठीक है। CO क्या है तुम्हारा, कैल्शियम ऑक्साइड क्या है तुम्हारा, सॉलिड है, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है तुम्हारा, गैस है। तो कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो क्विक लाइम है, ध्यान रखना, कैल्शियम ऑक्साइड क्विक लाइम कहते हैं, और CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट को कहते हैं तुम्हारा लाइम स्टोन, ठीक है। तो इस सब चीज को तुमको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है, इलेक्ट्रोलाइटिक
डिकम्पोजिशन पे चलते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन का ये तुम्हारा सारा पार्ट है, ठीक है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन किसको कहते हैं, फिर थर्मल डिकम्पोजिशन किसको कहते हैं, फिर इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन किसको कहते हैं। तो देखो व्हेन ए डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय इलेक्ट्रिक करंट, वो क्या था, जब वो थर्मल में हीटिंग के द्वारा कैरिड आउट हो रहा था, ठीक है। और इलेक्ट्रोलाइटिक में जैसे इलेक्ट्रोलाइटिक आ गया, इलेक्ट्रिसिटी, तुरंत कैच आउट कर लोगे दिमाग में कि कोई कंफ्यूजन का कोई फंडा ही नहीं है, ठीक है। डायरेक्ट है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय इलेक्ट्रिक करंट, सीधी सी बात, ठीक है। अब देखो ये जो तुम्हारा डायग्राम है इसको तुम 100% प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। ये जो तुम्हारा डायग्राम करके परफॉर्म किया गया है रिएक्शन को, H2 को दिया तो इलेक्ट्रिक करंट के परफॉर्म में ये H2 + O2 बनाया, ठीक है। अब देखो एग्जांपल क्या है, AgCl2, ठीक है। AgCl2 कलर भी देख लो, व्हाइट कलर है। AgCl2 जब सिंगल सबस्टांस है, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन का कोई भी पार्ट रहे बाबू, चाहे थर्मल रहे चाहे इलेक्ट्रोलाइटिक रहे, वो सिंगल सबस्टांस से ही दो सबस्टांस या 2 से ज़्यादा सबस्टांस को फॉर्म करेगा, मतलब प्रोडक्ट में फॉर्म करेगा, 2 से ज़्यादा ही करेगा, ठीक है। इसको याद रखना है, कोई भी डिकम्पोजिशन रहे चाहे थर्मल चाहे इलेक्ट्रोलाइटिक। तो इसलिए ये जो AgCl है, इलेक्ट्रोलाइटिक का एग्जाम्पल जो है वो तुम्हें Ag + Cl2 को फॉर्म कर रहा है। समझ में आया इतना चीज़? अरे समझ में आया बाबू। अब देखो तुम बोलोगे भैया इसका भी हमको बताइए थोड़ा कैसे बैलेंस हुआ। तो देखो बउआ कुछ नहीं था, इधर Ag है तो देखो ये भी Ag को 2 चाहिए था तो इधर Ag मिल गया, लेकिन कैल्शियम को यहाँ पे ऑलरेडी 2 है। जब कैल्शियम अलग हुआ ना इससे तो कैल्शियम 2 हो गया, ठीक है। तो कैल्शियम को बैलेंस करने के लिए इधर रिएक्टेंट में हम लोग 2 लगाए, तो जब 2 लगा दिए तो दिक्कत ये आ गया कि बाबू ठीक है Cl तो हो गया तुम्हारा बैलेंस, ठीक है, Cl तो बैलेंस हो गया, लेकिन Ag के आगे जो 2 लग गया तो Ag का भी ना 2 हो गया, तो इस वजह से तुमको Ag में भी प्रोडक्ट में भी तुमको 2 लगाना पड़ा। तो इसलिए ये सारा चीज़ बहुत इजी है। कुछ कुछ जो भी नॉर्मल्स इक्वेशन है, ठीक है, उसके बैलेंस में तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, लेकिन कुछ कुछ लॉन्ग जो केमिकल रिएक्शंस इक्वेशंस हैं उनको बैलेंस करने के लिए मैं एक ट्रिक बताऊंगा, बहुत शानदार ट्रिक है, बहुत अच्छे से हर चीज़ समझ में आएगा, ठीक है। अब चलो AgBr का एग्जाम्पल देखो। AgBr का क्या है, AgBr सनलाइट के प्रेजेंस में, देखो सनलाइट के प्रेजेंस में है बाबू, ये यहाँ पे हीट नहीं था इसलिए मैं डेल्टा नहीं लिखा, लेकिन सनलाइट लिखना है यहाँ पे, ठीक है। तो AgBr जब सिंगल सब्सटेंस है, देख लो ये भी AgBr जब कन्वर्ट हुआ रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना तो Ags सॉलिड में और Br2 गैस में मतलब फॉर्म किया, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना और यहाँ पे एरो के ऊपर सनलाइट जरूर लिखना, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये जो फोटो है इसमें सिल्वर ब्रोमाइड से भी यही चीज़ लिखा हुआ है कि सिल्वर ब्रोमाइड बिहेव्स सिमिलरली। AgBr जो है सिल्वर ब्रोमाइड का ही एग्जाम्पल है, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है, द एबव 2 रिएक्शन आर यूज इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। अब MCQs में पूछ देगा कि बाबू बताइए हमको कि ब्लैक और व्हाइट फोटोग्राफी में कौन सा रिएक्शन यूज होता है, और तुमको क्या करेगा ऑप्शन दे देगा। तो ऑप्शन में तुम जब दे देगा तो तुम आराम से टिक आउट कर लोगे, अगर तुमने साहिल भाई का वीडियो देखा होगा या फिर NCERT पढ़ के गया होगा तो आराम से इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन का तुमने एग्जाम्पल देखा होगा, एग्जाम्पल्स का जो सिमिलर मैच कर रहा होगा ऑप्शन से तुम तुरंत टिक कर दोगे। तो बस यही बहुत ईजी है, ठीक है। अब देखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तुम चलते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, टाइप ऑफ रिएक्शन में, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कह रहा है दैट केमिकल रिएक्शन इन विच एन एलिमेंट डिस्प्लेस अनदर एलिमेंट फ्रॉम इट्स सोल्यूशन। कहना यह चाह रहा है कि जब केमिकल रिएक्शन में एलिमेंट कोई भी एलिमेंट डिस्प्लेस कर देता है, मतलब उसके जगह वो खुद आ जाता है, बोला भाई हम बहुत हो गया, तुम बहुत देर से रह गए, अब हमको छोड़ दो, हम नहीं जानते, तुम अपना जगह खाली करो, हमको तुम्हारे जगह आना है, बस हमको आना है तो आना है। डिस्प्लेस करके भगा करके अपना जगह ले लेता है, ठीक है, रिएक्ट करके। कितना मतलब तेज चतुर है, सोचो, खुद मतलब जा करके दूसरे का जगह ले लेता है उसको भगा करके। तो कैसे डिस्प्लेस कर रहा है, देखो Fe + CuSO4 जो तुम्हारा एग्जाम्पल है, CuSO4 किसको कहते हैं, कॉपर सल्फेट को, ठीक है। तो Fe + CuSO4 इसमें डिस्प्लेस कैसे किया, FeCuSO4 को FeSO4, देखो यहाँ पे जो CuSO4 है कितना मतलब तेज चतुर है, क्या किया, Fe + CuSO4 जो था इसको क्या किया ना, बोला भाई Fe भाई हमको यहाँ जाना है, Cu तुम निकल यहाँ से, ठीक है, ऐसे बोला भाई तू यहाँ से निकल, मुझे FeSO4 चाहिए, मुझे SO4 चाहिए बस, और कुछ मैं नहीं जानता, मुझे सल्फेट चाहिए, ठीक है। आयरन ने बोला मुझे सल्फेट चाहिए, बस वो डिस्प्लेस करके भगा दिया उसको, FeSO4 अपना आयरन सल्फेट के पास चला गया, ठीक है। अब क्या हुआ कि भाई Cu तो अकेला पड़ गया, तो बोला कोई बात नहीं यार, हमको भी जोड़ लो, साथ में रख लो यार, तो Cu अलग हो गया। Cu अलग कैसे हो गया, Cu अलग सॉलिड फॉर्म में हो गया, ठीक है। तो ये सब चीज़ ध्यान रखना है, समझ में आ रहा है सारा चीज़ ना, मज़ेदार चीज़ है, समझे कि नहीं। तुम्हारा वही Fe + CuSO4 का एग्जाम्पल ये पूरे परफॉर्म करके दिया हुआ है, ठीक है। तो ये भी डायग्राम तुमको याद रहना चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना समझ में। और देखो 2 एग्जाम्पल और लिया है मैंने, इसको क्या कह रहा है, Zn + CuSO4, देखो कॉपर सल्फेट, CuSO4 कॉपर सल्फेट को कहते हैं, एक्वस है, देख लो यहाँ पे एक्वस भी यूज हो गया ना, एक्वस भी यूज हो गया ना। अब देखो CuSO4 क्या होता है ना, एक्वस स्टेट में रहता है, तो इस वजह से एक्वस वहाँ मेंशन किए हैं, सॉलिड लिक्विड या फिर गैस मेंशन नहीं किए हैं, ठीक है। और फिर ZnSO4 भी एक्वस में ही बनेगा क्योंकि डिस्प्लेस करेगा तो इसलिए मतलब एक्वस में भी प्रोडक्ट को ही फॉर्म करेगा, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है,
जेडन क्या बोला भाई, जेडन बोला हमको तो भाई अब SO4 का साथ चाहिए, सल्फेट का साथ चाहिए। जेडन बोला भाग भाई, बोला हट, सीयू को बोला हट, कॉपर को भगा दिया, इसलिए क्या हुआ, कॉपर अलग हो गया फिर से। समझ में आ रहा है बात को? इसलिए कॉपर को बोला भाग यार यहाँ से, हमको यहाँ सल्फेट का साथ चाहिए, सल्फेट के पास चला गया डिस्प्लेस करके, ZnSO4 बना लिया, जिंक सल्फेट बना लिया, और Cu तुम्हारा अलग रह गया। इसी को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बहुत मजेदार रिएक्शन है, तुमको ये सब चीज एकदम आराम से याद हो जाएगा, ठीक है। तुमने अगर मेरा लेक्चर देखा है पूरा, अभी तक देखते हुए आ रहे हो, ठीक है, मतलब इस वीडियो को अभी तक एक बार भी स्किप अगर नहीं किया होगा ना, तो बहुत मजा आया होगा तुमको, ठीक है। अब देखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कैसे याद रखना है, फिर से तीसरा तुम्हारा एग्जाम्पल है, लीड है यहाँ PB, ठीक है, लीड है, इसको कहते हैं लीड। समझ में आ रहा है? लीड सॉलिड फॉर्म में है, ये CuCl2 कॉपर क्लोराइड के साथ मतलब है अभी तक। वो बोला क्या रिएक्टेंट में है तो हम जरूर, लेकिन हमको भाई प्रोडक्ट में अब Cl2 का साथ चाहिए, क्लोराइड का हमको साथ चाहिए, बस कॉपर भाग तू यहाँ से, ठीक है। कॉपर को बोला भाई तू भी निकल, हमको भाई क्लोराइड का साथ चाहिए, ठीक है, हमको क्लोराइड का साथ चाहिए, बस तू यहाँ से निकल। तो बस क्या किया, कॉपर को भी निकाल दिया और खुद Cl2 के साथ रह गया, Cl2 के साथ रह के PbCl2 बनाया, और PbCl2 बनाया तो लीड क्लोराइड बना दिया। लीड क्लोराइड इसका फुल नेम है, समझ आ रहा है ना। और प्लस Cu तो बेचारा अकेला हो गया, बोला ठीक है कोई बात नहीं, हम तुमको भी ले लेते हैं प्लस करके, साथ में अकेला उसको इधर साइड अपना प्रोडक्ट में रह गया सॉलिड फॉर्म में। समझ में आया पूरा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल्स? तो बहुत आसान है, कोई भी मतलब एलिमेंट जब डिस्प्लेस कर देता है अनदर एलिमेंट को फ्रॉम इट्स सोल्यूशन, उसके सोल्यूशन से। देखो एक चीज बताते हैं तुमको यहाँ पे, एक्वस का कॉन्सेप्ट। सोल्यूशन क्या होता है, सोल्यूशन जो होता है ना वो मतलब डिफरेंट टाइप के होते हैं, तो उसी में है तुम्हारा एक्वस सोल्यूशन, ठीक है। तो ये तुम जरूर मेंशन करना जब भी डिफिनेशन लिखोगे कि द केमिकल रिएक्शन इन विच एलिमेंट डिस्प्लेस द अनदर एलिमेंट फ्रॉम इट्स सोल्यूशन, ठीक है। किससे डिस्प्लेस करता है बाबू, सोल्यूशन से करता है। समझ में आ रहा है? तो इसलिए सोल्यूशंस को वहां पे लिखना जरूरी है, ठीक है। तो एक्वस सोल्यूशन होता है, ठीक है। सोल्यूशन एक्वस टाइप से सोल्यूशन का एक्वस सोल्यूशन होता है, तो ये सारा एक्वस है, इसलिए तुम AQ यहाँ पे सिंबॉलिकली टर्म यूज करोगे। समझ में आया? अब चलो चलते हैं यहाँ पे, देखो वही चीज है जो हम अभी तुमको वहां पर समझाए कि Fe बीइंग मोर रिएक्टिव देन Cu। एक चीज तुम याद रखना, अब पूछोगे भैया बताइए क्यों डिस्प्लेस कर रहा है, आखिर क्यों डिस्प्लेस कर क्यों रहा है, ठीक है, हमको बताइए कम से कम, ठीक है, कि क्यों Fe Cu को डिस्प्लेस कर दिया, क्यों जाके Cu का जगह ले लिया, ठीक है। तो इसलिए ले लिया बाबू सल्फेट के साथ, Cu को डिस्प्लेस करके आयरन सल्फेट बन गया, क्योंकि देखो Fe जो होता है, आयरन जो होता है, मोर रिएक्टिव होता है देन Cu कॉपर से। तो इस चीज को, ये जो रीजन है, ये रीजन एकदम याद रहना चाहिए, एकदम दिमाग में बैठा लो कि कॉपर से आयरन बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। रिएक्टिव मतलब जल्दी रिएक्ट कर जाने वाला। समझ में आया? ऐसे समझो ना कि SO4 जो था उसको भी बहुत मजा आ रहा था Fe के साथ रिएक्ट करने में, तो इसलिए मतलब Cu को हटा दिया। समझ में आया कि नहीं? क्योंकि वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, Fe बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। तो अब देखो एग्जाम्पल वही है Zn का PB का, जो मैंने उधर अभी बताया तुम्हें एक्सप्लेन करके, वही एग्जाम्पल यहाँ पे भी लिखा है, अच्छे से लिख लेना। जिंक एंड लीड आर मोर रिएक्टिव, उसका भी रीजन यही है। देखो कोई भी एलिमेंट अनदर एलिमेंट को तभी डिस्प्लेस कर सकता है जब वो एलिमेंट उस सामने वाले एलिमेंट्स के कंपेरेबल बहुत ज्यादा रिएक्टिव हो, ठीक है। तो कॉपर से जिंक लीड भी आयरन की तरह ही बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, दे डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स कंपाउंड, तो इसलिए वे लोग भी अलग अलग कंपाउंड्स में से उनको डिस्प्लेस कर देते हैं, ठीक है। समझ में आया ना? अब चलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमारा क्या कह रहा है। देखो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कह रहा है द रिएक्शन इन विच टू डिफरेंट एटम्स और ग्रुप्स ऑफ एटम्स आर म्यूचुअली एक्सचेंज। अब देखो क्या है कि दो डिफरेंट एटम, ठीक है, और दो डिफरेंट एटम्स के ग्रुप्स आपस में जब एक्सचेंज हो जाते हैं, ठीक है, उसको कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो तुम समझ गए कि भाई ठीक है डिस्प्लेसमेंट कर जाएगा, डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है, रिएक्टिव होने की वजह से। लेकिन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, जब दो एटम्स किसी दो ग्रुप्स के एटम्स को म्यूचुअली एक्सचेंज कर दे, ठीक है। कैसे करेगा एक्सचेंज? आप देखो एग्जांपल में Na2SO4, जो Na2SO4 है सोडियम सल्फेट, Na मतलब सोडियम, ठीक है, और SO4 मतलब सल्फेट, तो Na2SO4 जो है एक्वस है, ये भी सोल्यूशन है, ठीक है, ध्यान रखना। तो BaCl2, ये जो यहाँ पे बेरियम क्लोराइड है, नाम भी यहाँ पे मैंने मेंशन इसलिए कर दिया ताकि तुम्हें प्रॉब्लम ना हो समझने में, ठीक है। सारा NCERT में ऑल्सो गिवन है, तुम जाके देख सकते हो। तो बेरियम क्लोराइड जो है ये भी एक्वस है, तो ये दोनों क्या हुआ ना कि म्यूचुअली एक्सचेंज कर दिया। कैसे म्यूचुअली एक्सचेंज किया? तो आपस में दोनों को एक्सचेंज किया। उधर तो Cu क्या हो रहा था, अकेला बच जा रहा था ना, वहां पे एक ही ना रिएक्टेंट का साइड डिस्प्लेस करके प्रोडक्ट में डिस्प्लेस जगह ले पा रहा था, एक तो अकेला बच जा रहा था। लेकिन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ऐसा नहीं होगा, दोनों जो रहेगा रिएक्टेंट में वो भी प्रोडक्ट में आपस में दोनों के साथ मतलब डिस्प्लेस हो जाएगा। कैसे हो रहा है? देखो Na2SO4 प्लस BaCl2, ये क्या बनाया भाई? देखो समझाते हैं यहाँ पे क्या हुआ। Na2SO4 जब रिएक्ट किया BaCl2 से तो क्या बनाया, ठीक है। जब ये दोनों को हम लोग प्लस किए तो ये रिएक्ट करा के प्रोडक्ट क्या बन रहा है हमारा, तो प्रोडक्ट ये बन रहा है कि Na क्या किया, डिस्प्लेस किया
ठीक है, NaCl2 बन गया, ठीक है, ये तो NaCl2 बन गया। ये जो है ये Ba जो है Ba भी डिस्प्लेस कर गया तुम्हारा SO4 के साथ। समझ में आया बात को? Na चल गया Ba की जगह, Ba चला गया SO4 की जगह, BaSO4। समझ में आया ना? Ba चल जाएगा Na की जगह, Na चल जाएगा Ba की जगह, दोनों आपस में म्यूचुअली एक्सचेंज हो गए, अपने अपने एटम्स को एक्सचेंज कर लिए। समझ में आया? ग्रुप्स ऑफ एटम्स को एक्सचेंज कर लिए, ठीक है। लिखा ही हुआ डिफिनेशन में, व्हेन टू एटम्स आर एक्सचेंज विद टू डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ एटम्स म्यूचुअली एक्सचेंज, ठीक है। समझ में आया? तो यही था तुम्हारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो एकदम डिफिनेशन याद रहना चाहिए और एग्जांपल के साथ याद रहना चाहिए, ठीक है। अब चलो प्रिसिपिटेशन रिएक्शन देखते हैं क्या है। प्रिसिपिटेशन रिएक्शन तुमको पता रहना चाहिए कि प्रिसिपिटेशन रिएक्शन से बहुत बार क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आ जाते हैं, ठीक है। तो एनी रिएक्शन दैट प्रोड्यूस ए प्रिसिपिटेट इज कॉल्ड ए प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। कोई भी रिएक्शन जब प्रिसिपिटेट को फॉर्म कर रहा है, ठीक है, उसको कहते हैं प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। तो देखो एग्जांपल समझो कैसे होगा, ठीक है। PbNO3, यहाँ पे इसको समझो, जब PbNO3 का होल ट्वाइस Kl, PbNO3 मतलब क्या है? लीड नाइट्रेट, ठीक है, लीड नाइट्रेट। Kl मतलब पोटासियम आयोडाइड, K मतलब पोटासियम, I मतलब आयोडाइड। तो ये सब चीज ध्यान में रखना है, क्या सब नेम है एलिमेंट का, ठीक है ना। तो ये दोनों क्या हुआ, जब रिएक्ट किया तो PbI2 बनाया। देखो PbI2 बनाया, लीड आयोडाइड बनाया, एक्वा सही है, लीड आयोडाइड बना रहा है। और जब लीड आयोडाइड बन रहा है ना, तो उसी समय प्रिसिपिटेट फॉर्म होगा, ठीक है। ये प्रोसेस है इस रिएक्शन का, ठीक है, कि जब रिएक्ट करेगा लीड नाइट्रेट पोटासियम आयोडाइड से, तो लीड आयोडाइड फॉर्म होगा। तो फॉर्म होने के बाद एज ए प्रोडक्ट में प्रिसिपिटेड फॉर्मेशन वहां पे होंगे उस केमिकल रिएक्शन के प्रोसेस के टाइम। तो PbI2, तो इस प्रिसिपिटेट को जब तुम सिंबॉलिकली मतलब रिप्रेजेंट करोगे तो डाउन एरो तुमको देना पड़ेगा। प्रिसिपिटेट में समझो ना यार, कि जब बारिश बरस रहा है, ठीक है, तो बारिश का बूंद नीचे गिरता है ना, तो उससे याद रखो कि तुमको डाउन एक एरो वहां पे शो करना पड़ेगा, ठीक है। और प्लस में क्या बन गया तुम्हारा? पोटासियम नाइट्रेट बन गया, KNO3, ठीक है। अब इसको बैलेंस कर लो। बैलेंस बहुत इजी है, दोनों को मैच करो, रिएक्टेंट में जितना है उसको प्रोडक्ट में कर लो, प्रोडक्ट में जितना है उसको रिएक्टेंट में कर लो। समझा ही दिए ऊपर में, ये सब इजी रिएक्शन का तुम्हारा बैलेंस है इक्वेशन। तो ये सब याद भी हो जाएगा और तुम ढंग से देखोगे तो तुम्हें एक बार ऑब्जर्व करने से पता भी चल जाएगा, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे लिखा है कि डाउनवर्ड फेसिंग एरो रिप्रेजेंट द फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट। ये जो डाउनवर्ड एरो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है तुम्हारा प्रिसिपिटेट को, ठीक ना। तो अब चलो देखते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन तुम्हारा क्या है, ठीक है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या है कि ऑक्सीडेशन इज द गेन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। जब कोई भी केमिकल इक्वेशन में तुम रिएक्टेंट जब रिएक्ट करके प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है, तो वहां पे तुम देखोगे जब गेन होगा ऑक्सीजन का, या फिर और मतलब होता है या, ठीक है, या तो लॉस ऑफ हाइड्रोजन भी जब होगा तब भी ऑक्सीडेशन होगा, और गेन ऑफ ऑक्सीजन होगा तब भी तुम्हारा ऑक्सीडेशन होगा। एकदम कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बहुत सारे बच्चों के बीच में कंफ्यूजन रहता है, ठीक ना। तो इस चीज को एकदम दिमाग में गांठ बांध लो कि ऑक्सीडेशन प्रोसेस में ऑक्सीजन का गेन होगा तब उसको ऑक्सीडेशन कहेंगे, या फिर हाइड्रोजन का लॉस तुमको दिख रहा होगा कोई भी इक्वेशन में तो तुम उसको कहोगे ऑक्सीडेशन का इक्वेशन। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब देखो क्या एग्जाम्पल में Cu + O2, ठीक है, Cu + O2। अब इसको तुम रिएक्ट करा दो, रिएक्ट कराओगे तो क्या बनेगा भाई? CuO बनेगा। अरे बना कि नहीं बना बताओ? Cu जब O से रिएक्ट किया तो जब कॉपर ऑक्सीजन से रिएक्ट किया तो कॉपर ऑक्साइड बनाया, ठीक है। जब कॉपर ऑक्सीजन से रिएक्ट किया तो कॉपर ऑक्साइड बनाया, CO बनाया। इसको बैलेंस करना था, इसको बैलेंस करने के लिए तुम क्या करोगे? क्योंकि देखो O2 यहाँ पे है तो O2 इधर है तो उधर भी तो 2 चाहिए होगा, इसलिए उधर 2 लगाएंगे। देखो समझ लो बात को क्या है। तो Cu + O2 है तुम्हारा, ये क्या हो रहा है? फॉर्म कर रहा है, CuO फॉर्म कर रहा है। तो O2 जो है ऑक्सीजन, ठीक है, यहाँ पे 2 है तो इसको बैलेंस करने के लिए भाई इधर 2 लगाएंगे ना राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट में। तो ये जो राइट हैंड साइड में लगाए, ठीक है भाई, ठीक है कि मेरा मैच हो गया, रिएक्टेंट भी ऑक्सीजन 2 हो गया और प्रोडक्ट में भी ऑक्सीजन 2 हो गया, लेकिन कॉपर तो डबल हो गया। अरे कॉपर डबल हुआ कि नहीं हुआ तुम्हारा? कॉपर डबल हुआ ना, तो इस वजह से तुमको क्या करना पड़ेगा? प्रोडक्ट में अगर कॉपर 2 है तो रिएक्टेंट में भी 2 तुमको करना पड़ेगा, बस इस वजह से। तो यही तुम्हारा है नॉर्मल इक्वेशन का, तुम आराम से देख के बैलेंस कर सकते हो दोनों। अगर आप देख लो रिएक्टेंट में बराबर हो गया, प्रोडक्ट में बराबर हो गया, तो देखो यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, व्हेन कॉपर इज हीटेड ए ब्लैक कलर अपीयर्स। एकदम याद रखना, जब कॉपर को तुम हीट करोगे, ठीक है, तो काला कलर तुमको दिखेगा, ठीक है, काला रंग दिखेगा। इफ दिस कॉपर ऑक्साइड इज रिएक्टेड विथ हाइड्रोजन गैस, जब कॉपर ऑक्साइड को तुम हाइड्रोजन गैस से रिएक्ट कराओगे, देन अगेन Cu बिकम्स ब्राउन एज रिवर्स रिएक्शन टेक प्लेस। मतलब इसमें तुम्हारा ऑक्सीडेशन में रिवर्स रिएक्शन भी टेक प्लेस होता है, क्योंकि अगर तुम Cu कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन से रिएक्ट करा दोगे, फिर से हाइड्रोजन गैस से H2 से, तो फिर क्या होगा? रिवर्स रिएक्शन तुम्हारा क्या होगा? मिल जाएगा तुम्हें, Cu बिकम्स ब्राउन, फिर से तुम्हारा क्या होगा? Cu कॉपर ब्राउन हो जाएगा। कॉपर पहले भी ब्राउन था, लेकिन रिएक्ट करने के बाद CuO2 से रिएक्ट करने के बाद ब्लैक कलर बन गया था, ठीक है, समझ में आया? हीट करने के बाद देखो यहाँ भी हीट का साइन है, हीट एकदम तुमको
लिखना ही लिखना है एरो के ऊपर। जिस भी इक्वेशन में तुमको हीट तुमको बता रहे हैं उस इक्वेशन के ऊपर हीट एकदम मेंशन करना, तभी पता चलेगा ना कि भाई कॉपर रिएक्ट किया विथ ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, देन इट फॉर्म CuO, मतलब कॉपर ऑक्साइड एज ए प्रोडक्ट। समझ में आया? अब देखो रिवर्स रिएक्शन में वही चीज हुआ, रिवर्स रिएक्शन तुमको करके दिखा दिया। CuO जब H2O से रिएक्ट करा दिया, ये भी प्रेजेंस ऑफ हीट, यहाँ भी हीट का उपयोग है, ठीक है। जैसे तुम्हारा हुआ Cu प्लस H2O बन गया, तो तुरंत कॉपर अलग हो गया और वाटर अलग हो गया। समझ में आया कि नहीं आया बात को? अरे समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आ रहा है ना? अब देखो रिडक्शन क्या कह रहा है तुम्हारा, रिडक्शन कह रहा है कि रिडक्शन इज द लॉस ऑफ ऑक्सीजन। अगर कोई भी इक्वेशन में तुम देखोगे कि ऑक्सीजन तुम्हारा घट रहा है, ठीक है, और हाइड्रोजन तुम्हारा गेन हो रहा है, या फिर ऑक्सीजन घट रहा है तब भी तुम्हारा होगा रिडक्शन, और हाइड्रोजन उसको प्राप्त हो रहा है तब भी तुम्हारा होगा रिडक्शन। समझ में आया? वही चीज अपोजिट था तुम्हारे ऑक्सीडेशन में, कि अगर हाइड्रोजन लॉस हो रहा है तो फिर तुम्हारा ऑक्सीडेशन हो जाएगा, और ऑक्सीजन अगर गेन हो रहा है तो तुम्हारा ऑक्सीडेशन हो जाएगा। और इसमें अपोजिट है कि ऑक्सीजन अगर कम हो रहा है, लॉस हो रहा है ऑक्सीजन का, तो तुम्हारा रिडक्शन हो जाएगा। अगर हाइड्रोजन मिल रहा है, हाइड्रोजन को गेन हो रहा है, तो फिर तुम्हारा रिडक्शन हो जाएगा। तो एकदम अपोजिट है, तो इस चीज़ को एकदम क्लियर रखना है, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है, रिडॉक्स रिएक्शन आते हैं। रिडॉक्स रिएक्शन एक टर्म है, कंसेप्ट रिडॉक्स रिएक्शन का तुमको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? द रिएक्शन इन विच वन रिएक्टेंट गेट ऑक्सीडाइज वाइल अदर गेट रिड्यूस। रिडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है ना कि तुम्हारा एक रिएक्टेंट ऑक्सीडाइज हो गया और एक रिएक्टेंट रिड्यूस्ड हो गया। समझ में आया बात को? ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। तो इसको तुम एक और डिफिनेशन इसका लिख सकते हो, व्हेन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इज परफॉर्म्ड साइमल्टेनियसली देन इट इज सेड टू बी रिडॉक्स रिएक्शन, क्योंकि दोनों साथ में हो रहा है, ठीक है। और दूसरा डिफिनेशन तो यहाँ लिखा है, ए रिएक्शन इन विच वन रिएक्टेंट गेट्स ऑक्सीडाइज वाइल अदर गेट्स रिड्यूस्ड, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीडेशन भी हो रहा है एक रिएक्टेंट के साथ और दूसरे के साथ रिडक्शन भी हो रहा है। समझ में आया? दो कैसे हो रहा है ऑक्सीडेशन रिडक्शन? CuO प्लस, देखो यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है, CuO प्लस H2 का हीट में तुम्हारा Cu प्लस H2 बनाया, ठीक है। कैसे यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है? देखो H2 रिएक्टेंट क्या हो रहा है तुम्हारा, फॉर्म करके प्रोडक्ट में H2 के साथ ऑक्सीडेशन क्या हो रहा है, तुमको गेन हो जा रहा है, तो ये ऑक्सीडेशन हो गया। समझ में आया? और यहाँ पे Cu के साथ क्या हो रहा है, Cu में तुम्हारा रिएक्टेंट में मतलब Cu के साथ ऑक्सीजन था लगा हुआ, लेकिन वो लॉस हो गया प्रोडक्ट में, Cu अलग हो गया, अकेला हो गया, इसलिए यहाँ पे रिडक्शन हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन का यहाँ लॉस हो गया। Cu रिएक्टेंट में साथ था लेकिन प्रोडक्ट में Cu अलग, प्रोडक्ट में सिर्फ Cu बचा, ऑक्सीजन हट गया, इसलिए रिडक्शन हो गया। और इधर H2 अकेला था रिएक्टेंट में, लेकिन प्रोडक्ट बनने के बाद हीट में रिएक्ट कराने के बाद प्रोडक्ट जब फॉर्मेशन हुआ तो हीट के तो H2 के साथ ऑक्सीजन भी साथ में आ गया, H2O बन गया, इसलिए वहाँ पे ऑक्सीडेशन हो गया, क्योंकि ऑक्सीजन का वहाँ गेन हो गया, ठीक है। इजी एग्जाम्पल है इसका। और भी एग्जाम्पल है इसका, देख लो, Zn प्लस C, Zn बनाया, फिर उसके बाद CO बना लिया, समझा रहे हैं यहाँ पे, Zn प्लस O प्लस C, Zn प्लस CO। अब देखो क्या हुआ ना, Zn क्या हुआ, रिएक्टेंट में जब था तो ऑक्सीजन के साथ था, लेकिन प्रोडक्ट में क्या हुआ, अकेला हो गया। और C जब रिएक्ट किया, प्रोडक्ट बना, तो फिर C के साथ ऑक्सीजन आ गया, तो यहाँ पे जब ऑक्सीजन आया तो इसको कहेंगे ऑक्सीडेशन, और यहाँ पे जब ऑक्सीजन रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में हट गया, मतलब प्रोडक्ट में ऑक्सीजन नहीं बचा, तो इसको कहेंगे रिडक्शन। तो तुम रिडक्शन ऐसे भी सिंबलाइज कर सकते हो, ठीक है, RED ऊपर में N, ऑक्सीडेशन भी तुम ऐसे सिंबलाइज कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह का लिखने का तरीका रहता है, और ऐसे ही इसको कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। एग्जाम्पल तुमको समझ में आ गया होगा। अब देखो कॉम्बिनेशन, अब जितना भी हम लोग पढ़े उसका एक समरी पार्ट देख लो, ठीक है। जो मोस्ट समरी पार्ट है वो सब क्या है कि इन ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन टू और मोर सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म ए न्यू सिंगल सब्सटेंस। सही बात है, ठीक है, इतना पढ़ लिए कि जब कॉम्बिनेशन रिएक्शन में दो या दो से अधिक कंबाइन करता है तो सिंगल सब्सटेंस का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। अब देखो डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर अपोजिट टू कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सही बात है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है, अपोजिट है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, ठीक है। इन ए डिकम्पोजिशन रिएक्शन ए सिंगल सब्सटेंस डिकम्पोज टू गिव टू और मोर सब्सटेंस। सही बात है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन में सिर्फ सिंगल सब्सटेंस डिकम्पोज करता है, फिर गिव करता है दो या दो से अधिक सब्सटेंस को गिव करता है, ठीक है। ये सब तुम्हारा एक समरी एज ए मैंने प्रोवाइड करके रख दिया ताकि तुम एक गुड और अच्छा नोट्स बना सको, ठीक है। अब देखो रिएक्शन इन विच हीट इज गिवन आउट अलोंग विथ प्रोडक्ट इज आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक का मैंने शॉर्ट टर्म डिफिनेशन दे दिया कि तुम देखो जब रिएक्शन इन विच हीट इज गिवन आउट, जब हीट निकल जाएगा, ठीक है, हीट तुम्हारा बाहर निकलेगा, ठीक है, तो उसको कहेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जब प्रोडक्ट का फॉर्मेशन के साथ साथ जब हीट बाहर निकलेगा तो उसको कहेंगे एक्सोथर्मिक। और रिएक्शन इन विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड, ये शॉर्ट टर्म डिफिनेशन है, ये सब है, ठीक है। तुमको इसलिए मैंने बता दिया था कि अगर क्लास में कोई अचानक से पूछ दे टीचर्स तो उनको तुरंत क्या बताना है, शॉर्ट टर्म बताना है, फिर उसके बाद एग्जांपल्स देने जो मैंने अभी सारे ऊपर क्लियर करे पिछले स्लाइड्स में, ठीक है। ये पॉइंट कह रहा है कि व्हेन एन एलिमेंट डिस्प्लेस अनदर एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड,
तो उसको कहेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जब कोई भी एलिमेंट कोई अनदर एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है उसको कहेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सही बात है। फिर उसके बाद टू डिफरेंट एटम्स और ग्रुप्स ऑफ एटम्स या फिर आयंस, ग्रुप्स ऑफ एटम्स को दोस्तों आयंस भी कहते हैं। आयंस को पूछ देगा व्हाट इज आयंस, तो इट इज ए ग्रुप्स ऑफ एटम्स, तो ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है। तो टू डिफरेंट एटम्स और ग्रुप्स ऑफ एटम्स जब एक्सचेंज हो जाते हैं, ठीक है, तो उसको कहेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये सब सारा डिफिनेशन है, ध्यान में रहेगा ना। फिर प्रिसिपिटेशन रिएक्शन प्रोड्यूस इनसॉल्युबल सॉल्ट, ये जो मेन पॉइंट है इसको एकदम ध्यान रखना कि जब प्रिसिपिटेशन रिएक्शन हम लोग देखे थे अभी, ठीक है, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन टाइम हम लोग जो एग्जांपल देखे तो वहां पे इनसॉल्युबल सॉल्ट, सॉल्युबल सॉल्ट नहीं, जो सॉल्ट पानी में नहीं घुल सकता है, ठीक है। सॉल्युबल मतलब होता है जो पानी में घुल सकता है, इनसॉल्युबल मतलब हो गया जो पानी में नहीं घुल सकता है। तो जो नमक, जो सॉल्ट पानी में नहीं घुलेगा वो सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है प्रिसिपिटेशन रिएक्शन के टाइम, ठीक है ना। समझ में आया बात को। देखो अभी हमें लास्ट पॉइंट में ये चीज कह रहा है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का तुम्हारा समरी है कि जो भी रिएक्शंस हम लोग केमिकल रिएक्शन में देखेंगे, जो भी पढ़ेंगे आगे चल के नेक्स्ट चैप्टर में, जो भी यूजेस होगा उनमें हम लोग देखेंगे कि जो भी इक्वेशंस हैं, जो भी रिएक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं उस इक्वेशन में, तो वहाँ पे गेन और लॉसेस हम लोग को देखने को मिलेगा ऑक्सीजन का और हाइड्रोजन का। तो उसी में है कि ऑक्सीडेशन तब होगा जब गेन ऑफ ऑक्सीजन होगा या फिर लॉस ऑफ हाइड्रोजन होगा, और रिडक्शन तब होगा जब लॉस ऑफ ऑक्सीजन होगा या फिर गेन ऑफ हाइड्रोजन होगा। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में तुम्हें हमेशा क्लियर रहना चाहिए। अब देखो लास्ट तुम्हारा टॉपिक है जिसमें कि तुम्हारा कोरिजन और एनसीडीटी को रिमूव कर दिया गया है। फिर भी मैं ये बता दे रहा हूँ, एक शॉर्ट टर्म 2 मिनट लगेगा बताने में, जान लो, ठीक है। देखो एक टॉपिक है तुम्हारा लास्ट एनसीईआरटी का, हैव यू ऑब्जर्व द इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ। क्या तुम लोग नोटिस करते हो ऑक्सीडेशन रिएक्शन को डे टू डे लाइफ में, अपने जो डेली लाइफ तुम्हारा बीत रहा है, एवरी डे का जो तुम लाइफ एंजॉय कर रहे हो, उसमें क्या तुमने कभी देखा है ऑक्सीडेशन रिएक्शन को होते हुए? बताओ, या फिर उसका कोई प्रभाव, इफेक्ट तुमने देखा है तो उसको बताओ। तो वही चीज़ यहाँ पे है, ठीक है। पहला पॉइंट ये कि तुम रस्टिंग ऑफ आयरन देखते हो, आयरन का रस्ट हो जाता है, ठीक है, आयरन वगैरह सारा रस्टिंग उसमें लग जाते हैं, बहुत ज़्यादा रस्ट होता है आयरन, तो वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन का वो भी प्रोसेस है, ठीक है। दूसरा हो गया मैग्नीशियम जब इज बर्न इन एयर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड, जब मैग्नीशियम को बर्न Mg, देखो जब Mg + O2 रिएक्ट कर रहा है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है, ठीक है, MgO बना रहा है। तो अब भैया बोलोगे इसका बैलेंस कैसे होगा? बहुत आसान है बैलेंस करना, खुद देखो ना यार कैसे बैलेंस होगा। इधर O2 रिएक्टेंट में 2 है लेकिन प्रोडक्ट में 1 ही है, तो इसके लिए हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? बताओ तुम्हें, बताओ ना। इसके लिए 2 यहाँ पे लगाना पड़ेगा, 2 लगा दिए, 2 O2 हो गया। लेकिन दिक्कत ये हो गया कि मैग्नीशियम 2 हो गया प्रोडक्ट में, तो इसलिए क्या करना पड़ेगा हमको? रिएक्टेंट में भी 2 लगाना पड़ेगा। अब देखो बैलेंस हो गया, मैग्नीशियम भी रिएक्टेंट में लगा दिए 2, तो ठीक है। अब देखो कोरिजन में, देखो कोरिजन तुम्हारा रिलेटेड है लेकिन थोड़ा सा जान लो, कोई दिक्कत का बात नहीं है, एज ए कॉन्सेप्ट तुमको पता रहना चाहिए, ठीक है। एनसीईआरटी में नहीं भी अगर रिलेटेड है तो कोई दिक्कत का बात नहीं। अब देखो क्या कह रहा है, व्हेन ए मेटल इज अटैक्ड बाय सब्सटेंस अराउंड इट सच एज मॉइस्चर, एसिड और ईटीसी। कोरिजन का मतलब ये होता है कि जब कोई मेटल पे कोई भी सब्सटेंस अटैक कर देता है, सच एज मॉइस्चर या फिर एसिड्स के रूप में, एसिड ही मेटल पे आ गया, कोई मॉइस्चर ही आ गया, तो वो किस चीज़ का रूप ले लेता है? कोरिजन होने लगता है उसके साथ। तो उसी को कहते हैं व्हेन ए मेटल इज अटैक्ड बाय सब्सटेंस अराउंड इट सच एज मॉइस्चर, एसिड और ईटीसी, ठीक है, एक्सट्रैक्ट आदि। अब देखो रस्टिंग ऑफ आयरन इज द बेस्ट एग्जांपल तुम्हारा हो गया, रेडिश ब्राउन हो जाता है, ठीक है, कोटिंग ऑन आयरन, वही चीज़ अभी बताए, कोरिजन का ही प्रोसेस है। जो पहला एग्जांपल था रस्टिंग ऑफ आयरन डे टू डे लाइफ का जो तुम देख रहे हो, ये कोरिजन का एग्जांपल है। रस्टिंग ऑफ आयरन जब रेडिश ब्राउन कोटिंग हो जाता है आयरन पे, जब कोरिजन होने लगता है तो Fe2O3 फॉर्म हो जाता है, ठीक है, Fe2O3 फॉर्म होता है, ध्यान रखना ये सब चीज़, ठीक है, Fe2O3 फॉर्म होता है, ठीक है। दूसरा तुम्हारा एग्जांपल हो गया ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर, सिल्वर पे ब्लैक कोटिंग होने लगता है, ठीक है। देखो अब रस्टिंग ऑफ आयरन को बचने के लिए कोई पूछ देगा तुमसे कि भाई बताओ रस्टिंग ऑफ आयरन को बचाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसको प्रिवेंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आयरन को रस्ट नहीं होने से बचाने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो उसके लिए तुमको प्रिवेंशन अप्लाई होना करना पड़ेगा, पेंटिंग कर देना पड़ेगा, या फिर उस आयरन पे पेंट कर दो तो वो जल्दी रस्ट नहीं होगा। वायलिंग कर दो, तेल लगा दो उस पर, ठीक है, कोई बहुत सारा मटेरियल्स टाइप के वायल्स मिलते हैं तो उसको तुम यूज कर सकते हो, ठीक है, वायल का यूज कर लो सरफेस पे। और बाय ग्लेविनाइजेशन, ग्लेविनाइजेशन भी एक प्रोसेस है जो कि बेस्ट मेथड है रस्टिंग ऑफ आयरन से बचने का, ठीक है। पेंटिंग, वायलिंग या फिर ग्लेविनाइजेशन इज द बेस्ट मेथड ऑफ प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है। अब देखो रेंसिडिटी क्या होता है, व्हेन फैट्स एंड ऑयल्स आर ऑक्सीडाइज्ड दे बिकम रेंसिडेंट एंड स्मेल एंड टेस्ट चेंज। सही बात है, जब फैट्स और ऑयल ऑक्सीडाइज हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? रेंसिडेंट बन जाएगा, और उसमें जो इसका स्मेल होगा, महक जो होगा, टेस्ट, स्वाद जो होगा, ठीक है, वो चेंज हो जाएगा, खराब लगने लगेगा, तो उसको कहेंगे रेंसिडिटी, ठीक है। एंटीऑक्सीडेंट, दूसरा चीज़ है एंटीऑक्सीडेंट आर एडेड टू फूड कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल। एंटीऑक्सीडेंट को ऐड किया जाता है फूड में ताकि जो फूड्स फैट्स और ऑयल को कंटेन करते हैं उसमें एंटीऑक्सीडेंट ऐड किया जाता है ताकि वो रेंसिडिटी होने से बच सके, ठीक है। प्रिवेंशन है ये, ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ
एसिडिटी से बचने के लिए तुम एंटीऑक्सीडेंट का यूज कर सकते हो। फिर N2 नाइट्रोजन गैस का यूज कर सकते हो। N2 इज एडेड टू पैकेट ऑफ चिप्स टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स। ठीक है, समझ में आया। देखते ही हो बहुत सारा चिप्स, लेज, कुरकुरे, जो भी तुम कोई भी पैकेट का सामान खरीदते हो जिसमें हवा भरा रहता है तो वो नाइट्रोजन उसमें डला रहता है, ताकि वो जो आइटम्स है उसका जिसके अंदर जो फैट्स है, क्योंकि वो फैट्स और ऑयल कंटेनिंग फूड आइटम है, तो उसमें जरूर रेंसिडिटी का प्रभाव हो जाएगा अगर उसमें N2 या फिर एंटीऑक्सीडेंट नहीं डालेगा तो। इसलिए नाइट्रोजन डाल करके उसको भर के तब देता है। ठीक है, अब तो देखते हैं 10 रुपये का लेज का चिप्स में कितना लेज रहता है, तुम्हें ही पता होगा भाई। हवा ही खाली भरा हुआ रहता है। तो चलो ठीक है, कोई दिक्कत का बात नहीं है। तो यही था तुम्हारा केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन जो चैप्टर है केमिस्ट्री का सबसे पहला चैप्टर। बहुत ईजी है, कितना ईजी वे से मैंने हर चीज़ को क्लियर कर दिया। ठीक है, एकदम ध्यान से अगर तुमने सुना होगा। ये लेक्चर बड़ा हो गया, मैं जान रहा हूँ, 1 घंटे के अराउंड का ये लेक्चर हो गया है, लेकिन अगर जिस बच्चे ने इस लेक्चर को देख लिया होगा ना, उसको इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। मैं इस चीज़ का गारंटी दे रहा हूँ। ठीक है, तो 100% श्योर रहेगा कि इस चैप्टर से उसका कोई भी मार्क्स छूटने वाला नहीं है। ठीक है, तो तुरंत अगर तुम लोगों ने नोट्स बनाया है तो ठीक है, बहुत अच्छा है, मेरे साथ लग के अगर नोट्स बना लिया तो। अगर नहीं बनाया तो स्क्रीनशॉट लिया होगा तो तुरंत बैठ जाओ नोट्स बनाने के लिए। ठीक है, और नोट्स बनाओ और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के बीच जाकर शेयर करो। ठीक है, ताकि मैं मोटिवेटेड रह सकूँ, ताकि तुम्हें रेगुलर कंटेंट मैं प्रोवाइड करके दे सकूँ। ठीक है, साहिल भैया को मोटिवेटेड रखो प्लीज़, और सपोर्ट दिखाओ। ठीक है, पूरा जाकर के शेयर करो स्कूल ग्रुप में, फ्रेंड जोन में। ठीक है, और जाकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, तुरंत सब्सक्राइब करो, ताकि तुम्हें तुरंत नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले जाकर तुमको मिले। ठीक है, और तुरंत उस वीडियो को तुम देखो। ठीक है, तो इसलिए साहिल भैया को सपोर्ट करो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। और जाओ आप थोड़ा पढ़ लिख लो। ठीक है।